जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्वागत है अफजल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का पार्ट 1 का दोस्तों, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड दोस्तों। बेसिकली एक नया साल शुरू हो चुका है दोस्तों। रिलेटेड आप लोग को इस साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बेसिकली हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हम उस दिन नहीं वीडियो बना पाए और फिलहाल अब आए हैं तो देर से आए पर दुरुस्त आए। आप लोग को इस नए साल पे दोस्तों बहुत सारी बधाइयाँ। फिलहाल आप लोग जो अपना जो नए साल का रेजोल्यूशन बनाए हैं वो भगवान करे आप लोग सफल हों उसमें और अपने मंजिल को प्राप्त करें, ठीक है। और अब हम लोग भी नए साल में नए सीजन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। जैसे आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th की अब हम लोग बात करेंगे। 11th पूरा हम लोग का एंड अप हो चुका है, अब हम लोग 12th शुरू कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक चीज जब बस शुरुआत होता है तो उसका खात्मा होना जरूरी होता है। तो क्लास 11 जब हम लोग शुरू किए थे लग नहीं रहा था कि हो पाएगा, लेकिन पूरा कर दिया गया। अब हम क्लास 12 शुरू कर रहे हैं और क्लास 12 भी हम लोग एंड अप कर देंगे, ठीक है। फिलहाल ये सब धीरे धीरे चलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। चलिए अपना शुरू करते हैं लेक्चर दोस्तों। आज एक बढ़िया सा चैप्टर है जिसका नाम है, आप लोग जान ही चुके हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलिए, एज यू नो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग। पहले पहले बेसिकली ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे, जादू से जूम कर लिया जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, पेन का कलर चूज कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा पेन का साइज सेट कर लिया जाए। बेसिकली आई होप इतना सही रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नए साल पे नए तरीके से। फिलहाल हम लोग बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बेसिकली चार्ज क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। चार्ज जो होता है, चार्ज इज एन intrinsic property of matter which gives rise electric forces between the various object दोस्तों। अलग अलग ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस देते हैं वही होता है चार्ज। और चार्ज होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। एज यू नो दोस्तों, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक नेगेटिव माइंडसेट दोस्तों, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। अगर दो चार्जेस सेम सेम चार्ज नेचर के हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव सेम रख दोगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, लेकिन इन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता दोस्तों। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर दो नेगेटिव पर्सन हैं वो अट्रैक्ट होते रहते हैं और जो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल लाइफ में है ऐसा नहीं होता दोस्तों। वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव अगर या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रखे हो वो रिपल होते हैं, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए दो कामयाब इंसान एक दूसरे की और और नहीं आते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं एक ही अदर। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ गए। अब पॉजिटिव और निगेटिव माइंड सेट से ले लीजिए दोस्तों। एक है निब्बा और एक है निब्बी, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनका वो एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बेसिकली जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है दोस्तों। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द बॉडी टू अनदर फॉर्म। बेसिकली इसे इसे हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना, बेसिकली ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसे हम एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स सेज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या कह सकते हो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट।
एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट, द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। जो एक छोटा चार्ज होता है दोस्तों, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बेसिकली वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि उसकी वैल्यू दी जाती है दोस्तों, वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोला गया है, चार्ज ऑलवेज एक्सिस्ट, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। फंडामेंटल मल्टीपल ऑफ चार्जेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। कई सारे चार्जेस जुड़े होते हैं, जैसे कि Q बराबर होता है N इंटू ई दोस्तों। N क्या है, वहां पे नंबर्स है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। वहां पे वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जैसे कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है दोस्तों, ठीक है। और SI यूनिट क्या होती है चार्ज की, दैट इज कूलम दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे हम चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। बेसिकली एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए एक मेरा बॉडी क्या है, चार्जेस है। अगर ये मान लीजिए एक बॉडी है जो अनचार्ज है, अगर मैं इसके कांटेक्ट में ले रहा हूँ फिर से दूर कर दे रहा हूँ, तो ये भी चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया कंडक्शन, मतलब उसे कंडक्ट करा दिया, उसके पास ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज बॉडी है, ये Q2 है जो अनचार्ज है। जब इसके पास लाऊंगा, सटा दूंगा, इसमें चिपका दूंगा, फिर इसके बाद दूर ले जाऊंगा, तो ये दोनों चार्ज अब बढ़ गए। तो ये किस किस हिसाब से बढ़ गए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्यू वन प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। दैट इज लास्ट में बचा एक के पास प्लस Q/2 और दूसरे के पास भी बचा प्लस Q/2 दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज कैसे करते हैं, विदाउट टचिंग। पहले वाले में क्या कर रहे थे, टचिंग करके कर रहे थे दोस्तों, पहले टच करा देते थे फिर दूर ले जाते थे, और इनके पास अब चार्जेस आ गए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या कराएंगे, विदाउट टचिंग। अब हम लोग बिना टचिंग कराने के बाद ही हम लोग जैसे चार्ज लगाते हैं। बेसिकली एक क्या है, बॉडी है चार्ज, मान लीजिए एक क्या है, ये बॉडी है चार्ज, ठीक है। और मैं अपना बॉडी इसके पास ले जा रहा हूँ, मेरा बॉडी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। और न्यूट्रल होना का मतलब ये है दोस्तों, उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल अमाउंट में है और नेगेटिव चार्ज भी इक्वल अमाउंट में है दोस्तों। बेसिकली एक समझ लीजिए ऐसा, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वाला चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज मान ले रहा हूँ। अब इसको मैं इसके पास ले जाऊंगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव वाला अपनी तरफ इसका जो है, इसके पास इक्वल अमाउंट में चार्ज है, पॉजिटिव भी इक्वल अमाउंट में, नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में। तो ये इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज इसके वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यानी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक रॉड लिया है और एक स्फेयर को ला रहे हैं, तो इसके पास जो चार्ज है निगेटिव वाला इसके पास आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा। क्या क्या आप देख पा रहे हैं, ये बॉडी अब क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। बॉडी इज न्यूट्रल, लेकिन अब इसके पास कुछ अमाउंट में चार्ज आ गया है, एक अमाउंट पॉजिटिव, एक अमाउंट में नेगेटिव आ गया है ना दोस्तों, समझ गए। आगे बात करते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ध्यान से देखे होंगे, ये पेन को लेते थे, अपने बालों में ऐसे रगड़ते थे और थोड़ा सा जो पीसेस पीसेस ऑफ पेपर होते थे उसे उठाने की कोशिश करते थे दोस्तों। आप ध्यान से देखते होंगे वो उठ भी जाता था। वो बेसिकली कैसे चार्ज हुआ, वो बेसिकली फ्रिक्शन से चार्ज हुआ। ऐसे हम लोग ऐसे रगड़ देंगे, फिर इसके बाद उठाते हैं तो फ्रिक्शन से चार्ज होता है। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट से होता है, ऐसे रगड़ दोगे फिर इसको उठाओगे तो वो उठने लगता है। या कॉम से भी होता है, कॉम मतलब कंघी से भी होता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आजकल तो एक नया चल गया है दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, आपस में पीछे रगड़ फ्रिक्शन करते हैं, फिर इसके बाद अपने आप को सड़ाते हैं, तो वहां पे करंट निकलता है, थोड़ा चार्जेस टाइप में निकलता है, ठीक है। तो वो भी फ्रिक्शन टाइप का हो गया है चार्जेस दोस्तों। अब बाकी बात करते हैं दोस्तों आगे, दैट इज लॉ ऑफ कुलम्बियंस लॉ। कुलम्स लॉ की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग वहां पे बात करते थे ग्रेविटेशन में, अब यहाँ पे भी बात करेंगे कुलम्स लॉ की दोस्तों। कुलम्स लॉ क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे दो चार्जेस हैं, उनको रखा गया है
डिस्टेंस पे, दैट इज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक डिस्टेंस अपार्ट में रखा है, दैट इज R डिस्टेंस, दूरी पे इन दोनों को रखा गया है। अब सेम चार्ज होंगे तो क्या होंगे, ये रिपेल होंगे, अगर अपोजिट चार्ज होंगे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब इनकी फोर्स की वैल्यू निकालना है, तो फोर्स की वैल्यू आती है दोस्तों F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होती है, जहां पे K जो होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोस्तों, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दी जाती है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इन एयर मीडियम, इन जब एयर मीडियम में रहेगा तो ये बेसिकली मीडियम पे डिपेंड करता है, जैसे वहां पे ग्रेविटेशन वाले में वहां पे डिपेंड नहीं करता था, उसे कहीं भी पानी में ले जाओ, आसमान में ले जाओ, वो उतना ही रहता था, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू। लेकिन यहाँ के की वैल्यू दोस्तों चेंज होती है, मीडियम के साथ चेंज होती है, मीडियम जैसे पानी में अगर डिप करोगे तो वो अलग चार्जेस आएगा, एयर में ले जाओगे अलग आएगा, और कहीं और मीडियम में ऑयल में डाल रहे हो तो कहीं अलग मीडियम होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एयर वाले मीडियम में के की वैल्यू भी आती है दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के की है बेसिकली, एक मिनट, हाँ, के की वैल्यू दोस्तों जब इसे सॉल्व करोगे पूरा, यहाँ पे आएगा 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये इतना आता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आती है दोस्तों 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये पता होना चाहिए दोस्तों। बाकी इसके आगे यूनिट लगता है, ये यूनिट पता होना चाहिए आपको, यूनिट निकालना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बेसिकली और यहाँ पे है जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नीचे यहाँ पे लगा हुआ है, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर मीडियम अगर डिक्रीज करोगे, मीडियम अगर डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे जैसे मीडियम की वैल्यू अगर आप कम करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मतलब फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे अगर मीडियम बढ़ा दोगे आप सर वहां पे, यहाँ पे ये मीडियम की वैल्यू जो है, यहाँ पे मीडियम की वैल्यू अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और एफ की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसका यूनिट होता है दोस्तों, मैं आपको बता ही देता हूँ, इसकी बेसिकली यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोस्तों, ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसका यूनिट भी करिएगा, और ना आए तो पूछिएगा, यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आ जाए तो बेसिकली आ जाएगा इसी फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बात करूंगा, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। जो फोर्स एक्ट करेगा जब लाइन, जो लाइन ज्वाइन किया है दो चार्जेस के बीच में, उनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। कुलम्स लॉ वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज, कुलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है दोस्तों। कुलम्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, कुलम्स लॉ स्टेशनरी चार्ज के लिए भी वैलिड होता है दोस्तों, ठीक है। ये याद रखिएगा, कुलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर्स लॉ फॉलो करेगा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को फॉलो करता है दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है दोस्तों। एक नॉन कंजर्वेटिव होता है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन बताया था, एयर ड्रैग बताया था, लेकिन कंजर्वेटिव में आपको बताया था ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब फोर्स कैसे होंगे, आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्क इज दोस्तों पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क इसमें कैसा होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, कैसे कंपैरिजन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे है, वहां पे कंपेरिजन ग्रेविटेशन के और इसके कूलम्स लॉ के हिसाब से हम इसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, और ग्रेविटेशन में हम लोग ने पढ़ा था एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है दोस्तों। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इनकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली जब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर हो जाए फोर्स ऑफ मैग्नेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, तब उनकी वैल्यू क्या होती है, जी की क्या वैल्यू होती है, जी अपॉन के की वैल्यू क्या आती है, रेशियो में बताना होता है, तो आपको इस हिसाब से कर लेना है, ठीक है। सिमिलरिटी दोस्तों, सिमिलरिटी क्या है,
बोथ फॉलोस स्क्वायर लॉ, दोनों क्या फॉलो करते हैं, स्क्वायर लॉ, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी क्या फॉलो करते हैं, इन स्क्वायर्स लॉ। यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर है, आर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ बॉडीज, ये दोनों कहाँ एक्ट करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ बॉडीज पे, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसके सेंटर पे जो फोर्स लगता है उसी पे हम बात करते हैं दोनों फोर्सेस में, ठीक है। अब डिफरेंस बात करते हैं, इनके डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के डिपेंड्स ऑन मीडियम, जो के होता है दोस्तों, यहाँ पे जो ये के कांस्टेंट लगा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जी जो होता है दोस्तों, जो जी होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, कहीं भी ले जाओ वो चेंज नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे के इन एयर की वैल्यू आती है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट भी लिख दिया है। यहाँ पे इफ फोर्स फोर्स जो होते हैं बहुत अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, इसमें फोर्स जो होते हैं अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 -11 है दोस्तों। इसका यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसमें बेसिकली फोर्स जो होता है ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव नेचर होता है। अपने दिमाग में फीड कर लीजिए दोस्तों, जहां आपका अमाइक डेला है बेसिकली उसमें फीड कर लीजिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। समझ गए, अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं ना दोस्तों। आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली इससे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली जब इसमें हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है बेसिकली k q1 q2 अपॉन में r क्यूब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाता है, r क्यूब हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे आर वेक्टर इंटू आर क्यूब होता है, आर वेक्टर इंटू आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। इफ देयर आर 3 or more चार्जेस देन एफ नेट ऑन एनी वन चार्जेस इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। दोस्तों क्या बोल दिया, अगर वहां पे 3 से ज्यादा चार्जेस हैं तो वहां पे वेक्टर सम होंगे सबके सब, और वो एफ नेट के बराबर आएंगे, जैसे एफ नेट बराबर F1 F2 F3 F4 F2 F3 F3 F4 एफ एन तक ऐसे चला जाएगा दोस्तों। चार्ज 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज 4 चार्ज 5 और चार्ज एन तक अगर जाएगा तो ये ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स हो सकते हैं बेसिकली, लेकिन सबको ऐड करना होता है तो यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू आ जाती है दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो होता है थर्ड चार्ज में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं बेसिकली दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जब दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम उसके बीच में रख दे रहे हैं तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसमें दोस्तों जितने चार्ज रहेंगे सारे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लेकिन कुछ स्टेबल होंगे कुछ अनस्टेबल होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सारे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, भी जितने पॉइंट बात करेंगे सारे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लेकिन कुछ उसमें स्टेबल रहेंगे कुछ अनस्टेबल, ये आपको ध्यान रखना है कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज हैं क्यू क्यू, 1.4 पॉजिटिव चार्ज सेम नेचर का उसका हम बीच में उसके रख दे रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में होगा और वो स्टेबल भी होगा दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज हैं क्यू क्यू और एक स्मॉल निगेटिव चार्ज उसके बीच में रख रहे हैं तो क्या होगा, वो माइनस क्यू जो होता है, वो माइनस क्यू जो चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा दोस्तों। कैसा रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा दोस्तों। लेकिन लेकिन अगर यही निगेटिव चार्ज को अगर माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, अब कैपिटल माइनस क्यू ले रहे हैं, एक बड़ा माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं और माइनस क्यू उसमें बीच में रख रहे हैं दोस्तों, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है दोस्तों, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अगर इसी चार्ज को हम एक माइनस क्यू और लेते हैं, उसके ऊपर बीच में हम रख दे रहे हैं प्लस क्यू, बीच में हम क्या रख दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू टेस्ट चार्ज, और हम उसमें देखेंगे ये दोस्तों जो
पॉजिटिव चार्ज होगा इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ, ऑल थ्री चार्ज इन इक्विलिब्रियम, जब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे तब बात करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव प्लस क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस क्यू, और बीच में दोस्तों माइनस क्यू बाई 4 चार्ज रख देंगे, तो सभी तीनों जो होते हैं इक्विलिब्रियम रहेंगे। तीनों चार्ज कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा ऑल थ्री चार्जेस। सभी चार्जेस कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम रहेंगे, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉलो करेंगे दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए एक प्लस क्यू एक माइनस, मतलब एक प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू ले रहे हैं, और इसके बीच में जो चार्ज रख रहे हैं प्लस क्यू बाई 4, प्लस क्यू बाई 4 रख रहे हैं, तब ये क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा ऑफ ऑल थ्री चार्जेस, सारे चार्जेस जो होंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम तो रहेगा दोस्तों। ठीक है, सारे चार्ज इक्विलिब्रियम रहेंगे लेकिन अनस्टेबल रहेंगे। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे? ताला को तोड़ेंगे, उसे जूम कर देते हैं दोस्तों। लीजिए जूम कर दिया। ठीक है, बात करते हैं थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कब रहेगा दोस्तों? इसका डिस्टेंस पूछता है, कितने डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहेगा दोस्तों। केस 1 की बात किया गया है इसमें। इफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2 आर अ सेम साइन, मतलब सेम चार्ज के, सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव नेगेटिव, तब वहां पे जो डिस्टेंस निकालना होगा एक्स, जो डिस्टेंस होगा, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, बेसिकली जब सेम चार्ज के नेचर, जब सेम नेचर के चार्ज होंगे, तो उसको जहां हम रखेंगे चार्ज को, जो छोटा चार्ज होगा थर्ड चार्ज रखेंगे, उसको हम बीच में ही रखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो x बराबर आता है रूट में q1 अपॉन में रूट में q1 प्लस रूट में q2 इंटू एल दोस्तों, इंटू एल। बेसिकली जो q1 लेंगे वो स्मॉलर चार्ज होगा, वो जो q1 लेंगे वो स्मॉलर चार्ज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे। लेकिन इसको दोस्तों उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जब हम इस वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके फोर्स को, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके फोर्स को, तो उससे भी हम कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, कैसे बता रहे हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू है, यहाँ पे एक प्लस क्यू है, इसके ऊपर मैं बीच में रख दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे माइनस क्यू, इसका कुछ ये जो है Q1 है, ये Q2 है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, और इसके डिस्टेंस जो है, इन दोनों का जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? x होगा, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा L माइनस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना? ठीक है, हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों। अब इन दोनों को फोर्स बराबर कर देना है। जैसे F1 मान लीजिए, F1 बराबर F2 कर देना है। इस फोर्स को F1 मान ले रहा हूँ, इस फोर्स को F2 मान ले रहा हूँ। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं कैसे करना है। मान लीजिए यहाँ पे फोर्स बराबर होते हैं के Q1, सॉरी यहाँ पे के Q1 इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर कर देंगे, बराबर में के Q2 क्यू अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब जब इनको बराबर कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है दोस्तों। यहाँ से कट कुट कर देगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बेसिकली ये अगर ये रहेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जब रूट ले लोगे तो आंसर आ जाता है। ठीक है, यहीं से बेसिकली वो वैल्यू आई है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ऐसे दोस्तों अगर मान लीजिए चार्ज अपोजिट नेचर के हो गए, Q1 पॉजिटिव ले लिए, Q2 नेगेटिव चार्ज ले लिया, तब वहां पे थर्ड चार्ज जो है वो आउटसाइड में लाई करेगा। थर्ड चार्ज कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड में लाई करेगा। ठीक है, लाई करेगा कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ द लोअर चार्ज, जो जिस तरफ कम चार्ज है उसके बाहरी तरफ रहेगा। तो वहां पे x बराबर आएगा रूट में Q1 अपॉन में रूट में Q2 माइनस Q1 इंटू एल। ठीक है, Q2 बड़ा चार्ज, Q1 छोटा चार्ज, ये है छोटा चार्ज। Q1 जो होता है छोटा चार्ज होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। बेसिकली कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इंटू R वेक्टर हो जाता है। ठीक है,
आर क्यूब अपॉन में आर वेक्टर हो जाता है। बेसिकली मैं आपको बता भी आया हूँ, ठीक है, क्यों कूलम्ब सोलन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और एयर और वैक्यूम में बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट जो मीडियम में होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है कितनी आती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, आई हैव टू पुट ऑन दिस एरोप्लेन मोड, ओके। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब साइलेंट की वैल्यू अगर घटाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू भी बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। फॉर एनी अदर मीडियम, अगर कोई अदर मीडियम है तो आप वहां पे मीडियम की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द एयर, तो वहां पे फोर्स मीडियम जो होगा कम हो जाएगा, फोर्स कम एज कंपेयर टू द एयर, ठीक है, समझ गए। क्योंकि अब साइलेंट नॉट की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो फोर्स की कम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मीडियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अब साइलेंट ज्यादा, अब साइलेंट की ज्यादा, के की वैल्यू कम, के की वैल्यू कम, फोर्स की वैल्यू कम, फोर्स की वैल्यू कम आ जाती है दोस्तों एज कंपेयर टू एयर। रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी ई आर बराबर ई एम अपॉन में ई नॉट। ई एम क्या है, मीडियम का, ई नॉट क्या है आपका एयर का होता है। तो फिर जब यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी लगाएंगे दोस्तों, ई ई आर जो होता है एफ नॉट बाई एफ एम हो जाएगा। यहाँ से एफ एम जो होता है मीडियम, फोर्स ऑन मीडियम की वैल्यू जो होती है फोर्स ऑफ फोर्स इन एयर अपॉन में रिलेटिव आ जाता है। रिलेटिव की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई एम अपॉन में ई नॉट। तो यहाँ पे एफ एम बराबर, एफ एम बराबर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम बराबर एफ नॉट इंटू यहाँ पे अपॉन में, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ये वी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक समझ गए, आई हो समझ गए हो गए। चलिए अगर समझ में आ गया तो बढ़िया बात है दोस्तों। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है दोस्तों, लेकिन ये हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों नए कॉन्सेप्ट पे, जिसके लिए यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे थे, बेसिकली दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बला है दोस्तों, अभी हम लोग ने चार्ज के बारे में पढ़ा, उससे चार्ज से फोर्स जनरेट होता है वो बारे में पढ़ा, लेकिन अब फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे दोस्तों डायरेक्शन में, नॉन नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, दो तरह की बनती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उसके बारे में बात करते हैं टाइप्स के बारे में, ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड ऑन दैट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज दोस्तों। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू एक और वैल्यू आ जाएगी, तो एफ बराबर हो जाता है क्यू इंटू अपसाइलन, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई हो जाता है। क्यू क्या, क्यू नॉट टेस्ट से होता है, क्यू नॉट जो होता है क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है दोस्तों। टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज होता है, समझ गए, यूनिट चार्ज। और इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए। पहला यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड पॉइंट, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट की वजह से, यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज है, एक पॉइंट है आउटसाइड में, कुछ डिस्टेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है कि ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अगर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है दोस्तों। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में लग रहा है, या कह सकते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा दोस्तों, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्जेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्जेस, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास में आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे पूछता है बेसिकली किस डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज होता है ये रेडियली आउटवर्ड ले आता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कैसे रहेगा, रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्जेस। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, समझ लिए, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनी है और इससे दूर जा रही है, इससे कैसे जा रही है, दूर जा रही होती है, समझ गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। बेसिकली वहां थंबनेल में भी बना हुआ है,
और नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्या कर रहा है, उसके तरफ आ रही होगी, इस तरह, कुछ इस तरह उसके अंदर घुस रही होगी दोस्तों। समझ गए, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। रेडियली इनवर्ड इसे बोलते हैं, रेडियली इनवर्ड बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस एट इट्स ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड, उसकी खुद ही लोकेशन पे नहीं डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, या एक यूनिट उसे और बोलते हैं वोल्ट, वोल्ट इंटू मीटर होता है दोस्तों, वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है। बेसिकली वोल्ट पर मीटर होता है दोस्तों। v इक्वल टू, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे होता है v इक्वल टू ई इंटू एल, हाँ वोल्ट पर मीटर होगा दोस्तों, वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट पर यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, कई सारे पॉइंट चार्जेस उसकी वजह से कैसे होगा, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN तक ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो, एक सिमेट्रिकल बॉडी होगी दोस्तों, उसमें अगर हम चार्ज रख रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जीरो होगा, ठीक है, समझिए। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसमें पॉइंट चार्ज इसके बीच में रख रहे हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो आएगा। एक ट्राइंगल है, उसमें अगर पॉइंट चार्ज उसके बीच में रख रहे हैं तो क्या होगा, जीरो होगा। एक हेक्सागोनल है या पॉलिनोमियल या पॉली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जब चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सर्कल है उसके अंदर रख रहे हैं तो जीरो हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सेम नेचर के चार्ज रहेंगे तभी जीरो होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर अपोजिट नेचर हो जाएंगे तो जीरो नहीं होगा, सेम नेचर चार्ज होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक रॉड है, रॉड में कुछ पॉइंट पे अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे लैम्डा लग जाता है। लैम्डा जो होता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, या इसे बोल सकते हैं लैम्डा बराबर डी क्यू इंटू डी एल, डी क्यू अपॉन में डी एल, ये छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ। अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू इसमें आ जाता है दोस्तों, ठीक है, पूरा यूनिट। तो यहाँ पे एक इसकी वैल्यू आपको याद कर लेनी है, बेसिकली आपको याद कर लेनी है। E इक्वल टू के क्यू अपॉन में ए इंटू ए प्लस एल, ए इसकी डिस्टेंस है, ए प्लस एल पे इसकी जो आएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इक्वल टू के क्यू ए प्लस एल, ए इंटू ए प्लस एल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक आर्क है, उस आर्क की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर्क इक्वल टू होता है टू ई बराबर होता है टू के लैम्डा अपॉन में आर साइन अल्फा बाई टू। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू दोस्तों चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाती है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए एक सेमी सर्कल है और सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके ऊपर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो वहां पे ई इक्वल टू जब यहाँ पे रखेंगे अल्फा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, 180 डिवाइड बाई टू करोगे तो 90 आ जाएगा, 90 को 1 बता है तो यहाँ पे आएगा ई इक्वल टू टू के लैम्डा पॉन में आर हो जाता है दोस्तों, ई इक्वल टू टू के लैम्डा पॉन में आर हो जाता है, बेसिकली समझ गए। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट से एक सर्कल का हाफ पार्ट पूछ रहा है, मतलब वो हाफ हाफ से हाफ पूछ रहा है, जिसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, तो उसकी वजह से इक्वल टू टू रूट टू के लैम्डा बाई आर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, समझ गई, आई होप समझ गए होगे दोस्तों। स्क्वायर नहीं होता है, आर होता है, यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। या यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाएगा जब लैम्डा की वैल्यू आप बेसिकली रखोगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या आया है, इक्वल टू टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू, ये एक फंक्शनल यूनिट है, सबको डिराइव करने का दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या करेंगे दोस्तों, ताला को तोड़ेंगे और उसे जूम कर लेते हैं दोस्तों, एज यू नो। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, बात करते हैं इस पॉइंट की, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों, फॉर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, मान लीजिए एक वायर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, हमको दिखाई नहीं दे रही, बहुत दूर तक है, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई इक्वल टू
आता है 2 के लैम्डा बॉन्ड में आर हो जाता है, ठीक है। फॉर सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ दिख रहा है और एक उसकी लेंथ जो है दिखाई ही नहीं दे रही है, दोनों तरफ पहले हम लोग में देखे, दोनों तरफ इनफाइनाइट लेंथ की। अब एक तरफ फाइनाइट है, एक तरफ इनफाइनाइट है। बेसिकली फाइनाइट वाला पहले पढ़ लेते हैं, फाइनाइट वाला भी आता है, यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों। फाइनाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है दोस्तों, आती है क्या, आती है के लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है दोस्तों, ठीक है। ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये पता होना चाहिए। लैम्डा क्या है, लैम्डा चार्ज अपॉन में लेंथ होता है या आर हो जाता है, ये आर जो होता है डिस्टेंस होता है बेसिकली दोस्तों, ठीक है। या ऐसे याद कर सकते हो बेसिकली दोस्तों, लैम्डा के टर्म में नहीं याद करना है तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे इसको याद करने के लिए के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, समझ गए। ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों, समझ गए। सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट लीनियर के लिए दोस्तों आप याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है टू √2 के लैम्डा बाई आर आ जाता है, √2 के लैम्डा बाई आर आ जाता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए होगे दोस्तों, आई होप समझ गए होगे। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसकी, हाँ अब सही है दोस्तों, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्जेस और चार्ज ऑन रिंग। मान लीजिए एक रिंग है, उसके ऊपर जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके एक्सिस पे पूछेगा तो वहां पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQX अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाती है दोस्तों, ठीक है। ये कैसे आया आपको नहीं याद करना है दोस्तों, आप एक प्रॉपर स्टूडेंट हो या अगर आप फ्रेशर भी स्टूडेंट हो तो ऐसे निकालना आना चाहिए। बेसिकली अभी हम बता भी नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि टाइम की कमी है दोस्तों, ठीक है। अभी ये रिवीजन सीरीज चल रहा है दोस्तों। बेसिकली इफ एक्स बराबर होता है, इफ एक्स बराबर 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ होगी, के क्यू आर स्क्वायर हो जाती है एट एक्स बराबर r/√2 पे, ठीक है, ठीक है, समझ गए। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, r/√2 पे मैक्सिमम हो जाती है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर की डिस्टेंस पे अगर हम ग्राफ बनाए तब कैसे आएगा, कुछ इस तरह आएगा दोस्तों। अगर इस तरफ जा रहे हैं तो कुछ इस तरफ ऐसे आएगा, और यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा बेसिकली, ठीक है, समझ गए। पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है, समझ गए। आई हो समझ गए। इक्वल टू KQX अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 हो जाता है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल में देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं क्यू, तो ये क्या होगा, इसी की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आएगा, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू, फोर्स क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट या क्यू इंटू ई हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए हो गया। चलिए आगे बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एज यू नो क्यू इंटू ई होती है। अब मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ तो ई इंटू ई हो जाएगी, और फोर्स होते हैं मास इंटू एसेलरेशन, ई इंटू एम। एसेलरेशन की वैल्यू आ जाती है कुछ E/m, ये आ जाएगी, एसेलरेशन आ गया। अब एसिलेशन आ गया दोस्तों तो टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर √2h अपॉन में ए, यह जी होता है, ठीक है। यहाँ पे जी की नहीं ए की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2s अपॉन में 2h अपॉन में ई, ई अपॉन में ई इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एम जो है ऊपर चला जाएगा, एम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है दोस्तों तो जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है, टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अब यहाँ पे पूछ सकता है रेशियो और टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टू रीच, तब यहाँ पे अंडर रूट में
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये भी पता लगता है दोस्तों, यहाँ से ये भी पता लगता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जिस तरफ मूव करेगा, बेसिकली जिस तरफ मूव करेगा, चार्ज इनटू जिस तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए वाई एक्सिस में पूछा तो ये वाई एक्सिस की बात कर रहे होंगे, ठीक है। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं दोस्तों, ये क्या होती है। बेसिकली यहाँ पे ये जो लाइन मैंने बनाया था ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। बेसिकली दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। अभी हम बात करेंगे, ज्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में यूनिफॉर्म ही पढ़ना पड़ता है, कहीं कहीं नॉन यूनिफॉर्म आता है दोस्तों, उसके बारे में भी बात कर लिया जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन इन द रीजन ऑफ स्पेस टाइम along which a free positive charge would move in allowed to do so दोस्तों। बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज है जिस तरफ मूव कर रहा है उसी तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होगा दोस्तों, ठीक है। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बेसिकली अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां पे मान लीजिए कोई टेंजेंट यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, किस तरफ उसका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बताता है दोस्तों, ठीक है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा दोस्तों, और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होता है दोस्तों, रेडियली इनवर्ड होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, दे ऑरिजिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और टर्मिनेट कर जाते हैं नेगेटिव चार्ज पे दोस्तों, ठीक है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, यहाँ से निकलता है और यहाँ पे अंदर चला जाता है, यहाँ से निकलता है यहाँ से अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से अंदर घुस चला जाएगा, यहाँ आएगा अंदर से चला जाएगा, समझ गए। ऐसे ही यहाँ से ऐसे निकलता है, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ रहा है इनफाइनाइट से, बेसिकली समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे, आई होप यहाँ पे समझ गए होगे, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली। चलिए, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बेसिकली ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। आप जो देख रहे हो ये लूप नहीं बना रहा है, ये पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव के अंदर चला जा रहा है, तो ये एक प्रॉपर सर्कल नहीं बना रहा है कि वहां पॉजिटिव फिर आ रहा है पॉजिटिव के पास, नहीं, पॉजिटिव के पास जा रहा है नेगेटिव के पास टर्मिनेट हो जा रहा है। आप ये ना बना दीजिए कि ये क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है दोस्तों। पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव की तरफ चला जा रहा है और फिर पॉजिटिव की तरफ थोड़ी ना आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वहां पे नेगेटिव की तरफ रुक जा रहा है, बेसिकली ऐसे याद करो, इसलिए क्लोज लूप नहीं बना रहे हैं। दे डू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव इज सब्जेक्टेड टू पर्सनल चॉइस, आपके ऊपर है कि वो कितना वहां पे आप ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। इट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ डेट नंबर, बेसिकली रिलेटिव नंबर ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आप जितना लाइन ड्रॉ करोगे वो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज के बराबर, जितना ड्रॉ करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बराबर होगा। अब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली यहाँ पे देखिए एक 3 पॉइंट दिया गया है ए, बी और सी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ पे, कहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ई, ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे बराबर होगा, और लेकिन ज्यादा होगा किससे, बी पॉइंट से। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, एरिया ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए पॉइंट और सी पॉइंट पे बराबर होगा और बी पॉइंट से क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर दोस्तों। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती बेसिकली दोस्तों, ठीक है। समझ गए?
अगर काट दोगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7 पॉइंट, स्टेट पैरेलल एंड इक्विप्लेस्ड लाइन आर रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेट पैरेलल इक्विप्लेस्ड लाइन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल इज जीरो। इनसाइड मटेरियल जो होता है वो जीरो हो जाएगा बेसिकली दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आता है कंडक्टर है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से कुछ ऐसे डिस्टेंस पे, कुछ इस तरह से डिस्टेंस से ऐसे निकलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, यहाँ पे ऐसे आएगा, कुछ ऐसे जाएगा घुसेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इन साइड में यहाँ पे जीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं दोस्तों, आई होप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस which are separated by a very small and finite distance, जो कि बहुत finite distance से separate किया जाता है। यहाँ पे P बराबर, P जो होता है डाइपोल मोमेंट होता है, P बराबर Q इंटू 2L हो जाता है। जैसे यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन है, ये इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये याद रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है दोस्तों। ठीक है, सिस्टम इसका एसआई यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, इसको एक बढ़िया सा नाम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज दैट इज क्या बोलते हैं, डाइपोल का यूनिट है कूलम इंटू मीटर, इसका एक नाम होता है दोस्तों, याद नहीं आ रहा है मुझे कुछ। चलिए अगर याद आएगा तो मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, या तो मैं दूसरे वाले पार्ट में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी फॉर दैट, आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे, इसे जूम कर देते हैं। अब डाइपोल अगर वहां पे आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइपोल में चेंज आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस 2kp अपॉन में आर क्यूब होता है, 2kp अपॉन में आर क्यूब होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ऑन इक्विलेटरल लाइन पे बात करते हैं डाइपोल, या बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर लाइन पे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विटोरियल पे बात करेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे होगा माइनस के पी अपॉन में आर क्यूब हो जाता है, माइनस के पी अपॉन में आर क्यूब हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पे कई बार इसका रेशियो पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल में इसका रेशियो क्या आएगा, 2:1 आ जाता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आप जब इसे डिवाइड करोगे तो 2:1 ही आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट की बात करते हैं, अब कुछ जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं, कैसे होता है। बेसिकली मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, और यहाँ पे कुछ एक्सिस, यहाँ पे कुछ आगे जाके कुछ एंगल बना रहा है, तो उस एंगल पे हम बात करेंगे। अगर एक्सियल पोजीशन पे होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ई इक्वल टू 2kp cos थीटा अपॉन में आर क्यूब हो जाती है। ई इक्वल टू 2kp cos थीटा अपॉन में आर क्यूब हो जाती है। cos थीटा वाला कंपोनेंट एक्सियल होता है, और परपेंडिकुलर वाला जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल होगा। ई इक्वल टू इक्वेटोरियल में के पी ए साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, के पी ए साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, बेसिकली ये दोनों तो कम ही पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाने के चांसेस है। नेट क्या निकालते हैं दोस्तों, रूट में ई एक्सियल अपॉन ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल करते हैं, ये तो पता होना चाहिए। हम लोग अगर नेट निकालते हैं तो ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल निकालते हैं रूट में। अगर ई नेट निकालता है दोस्तों इस तरह से, इस फॉर्मूले से, ई इक्वल टू आता है के पी अपॉन में आर क्यूब रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। क्या बोल दिया मैंने, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू आएगी ई इक्वल टू के पी अपॉन में आर क्यूब रूट में
1+3 cos² थीटा होता है दोस्तों, याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। आगे बात करते हैं। मान लीजिए दो चार्जेस हैं दोस्तों और उसके कुछ एंगल पे वहां पे फॉर्म हो रहा है अल्फा, तो वहां पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होता है, tan अल्फा बराबर होता है tan थीटा बाई 2। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल अपॉन में एक्सियल की बात कर रहे हैं, इक्विटोरियल अपॉन में एक्सियल की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम द डाइपोल, थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम डाइपोल से वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए अगर डाइपोल रख दिया जाए तो वहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स क्या होगी? जीरो इन एनी मीडियम एनी पोजीशन अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन टॉर्क की बात करते हैं दोस्तों। टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे मैंने डाइपोल सेट कर दिया, तो वहां पे टॉर्क की वैल्यू जो निकालते हैं वो फॉर्मूला है दोस्तों, टाउ बराबर पी इंटू साइन थीटा, पी इंटू साइन थीटा, पी टाउ पी ई साइन थीटा होता है। लेकिन अगर इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें दोस्तों, पी क्रॉस ई होता है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई हो जाता है। और ये थीटा जो होता है, यहाँ पे जो थीटा लिया गया है एंगल बिटवीन पी ई होता है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिया है दोस्तों। टाउ जो होता है, टाउ जो होता है और टाउ ऑन डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन ऑन अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो टाउ होता है वो डाइपोल का क्या चाहेगा कि वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए बेसिकली। ठीक है, समझ गए? टाउ हमेशा क्या चाहेगा? जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में आ जाए। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहा होगा। मान लीजिए यहाँ इस यहाँ पे डाइपोल है, कुछ एंगल थीटा है, तो वहां पे थीटा बराबर हो जाएगा tan, tan थीटा बराबर √2, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √2 आ जाता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क की बात करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क की बात करते हैं, डाइपोल की बात करते हैं। ठीक है, टाउ बराबर होता है पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा। ठीक है, अब मैक्सिमम कब होगा? टाउ मैक्सिमम कब होगा? साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा। थीटा मैक्सिमम कब होगा दोस्तों? जब 90 डिग्री पे होगा। जब थीटा 90 डिग्री या 270 पे होगा तो वहां पे थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो टाउ बराबर होगी पी, पी इंटू ई, टाउ बराबर हो जाएगी पी इंटू ई, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 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 दोस्तों टाउ मिनिमम कब होगा? ये भी बात होती है, टाउ मिनिमम कब हो जाएगा? ठीक है, टाउ मिनिमम हो जाएगा जब पी साइन थीटा, जो टाउ मिनिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। मिनिमम कब होगा? थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 पे। ठीक है, वहां पे टाउ मिनिमम जो हो जाता है 0 आ जाता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर थीटा बराबर 0 लिए हो, टाउ बराबर 0 हो जाएगा, फोर्स बराबर 0 हो जाएगा, तो वहां पे फोर्स जो वहां पे जो आएगा वैल्यू जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग थीटा बराबर 180 डिग्री में लिए हैं, टाउ बराबर 0 लिए हैं, तो फोर्स 0 हो जाएगा लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्क बराबर पीई साइन थीटा, या इसी लिख सकते हैं वर्क बराबर 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्क बराबर पीई माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हम लोग को कैपेसिटर में पढ़ना पड़ेगा, ये आप यहाँ पे याद ना करिए। ठीक है, इफ डाइपोल इज स्लाइटली रोटेट, अगर हम डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करा रहे हैं, मान लीजिए ये डाइपोल है, इसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, थोड़ा सा टच कर दे रहा हूँ अबाउट अ सेंटर एंड रिले और रिलीज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा टच करके छोड़ दे रहे हैं, तब वहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू पूछता है दोस्तों। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टी, वैसे फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब जब आप जैसे ही उसे रोटेट कराओगे तो उसके ऊपर कुछ ओमेगा लगेगा, तो वो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, ओमेगा बराबर आ जाती है बेसिकली दोस्तों रूट में पीई अपॉन में आई हो जाता है।
ठीक है, ये आ जाता है। पी क्या है डाइपोल, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट में आई बाई पी इंटू ई हो जाता है बेसिकली दोस्तों, समझ गए। अब डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे एक देख रहे हैं चार्ज, चार्ज कहीं पे ज्यादा है कहीं पे, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है। ये दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। अब ए पॉइंट पे देख रहे हैं ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वहां पे जीरो होगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं आएगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो के बराबर नहीं आएगा, तो क्या होगा, टाउ जीरो नहीं होगा, टाउ बराबर जीरो हो जाएगा 5। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है लेकिन टाउ बराबर वहां पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे अगर रखोगे आप जो टाउ आएगा जीरो आ जाएगा। लेकिन बी पॉइंट पे आप रखोगे जब यहाँ पे डाइपोल को, तो यहाँ पे ध्यान से रखोगे तो यहाँ पे वो फोर्स नेट वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। लेकिन जो टाउ की वैल्यू हो जाएगी वो जीरो नहीं आएगी, बेसिकली यहाँ पे आउटसाइड में हो जाएगा, एक तरफ रहेगा एक तरफ नहीं रहेगा, तो वहां पे जीरो की वैल्यू वहां पे टाउ बराबर जीरो नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। कंक्लूजन ये है बेसिकली दोस्तों, फोर्स में भी जीरो और टाउ में भी जीरो, फोर्स भी जीरो हो सकता है, टाउ में ऑल्सो भी जीरो दोस्तों, टाउ भी जीरो हो सकता है, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की बात करते हैं। अभी तक हम लोग जान रहे होंगे कि एरिया जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये गलत बात है दोस्तों। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के, हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक एक्स यहाँ पे एक प्लेन है एक्स वाई जेड प्लेन, और वहां पे एक्स वाई प्लेन में मैंने एक बॉडी रखा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर जेड के डायरेक्शन में उसका एरिया आएगा। यहाँ पे रख रहे हैं तो अगर मान लीजिए एक्स और जेड के प्लेन में, तो इसका परपेंडिकुलर एरिया वाई के डायरेक्शन में कुछ आएगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए कि नहीं, या माइनस वाई के डायरेक्शन में आएगा, समझ गए। फॉर 3D सरफेस या क्लोज सरफेस के लिए ध्यान से देखिए, आउटवर्ड वाला नॉर्मल होगा, आउटवर्ड वाला होगा वही उसका एरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर रखा है, ये ऊपर की तरफ ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया क्या हो सकता है उसका, आउटवर्ड की तरफ हो जाएगा उसका एरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए हो गए बेसिकली दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फाई की दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये बोला क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, एक बेसिकली एक एरिया है, जो एरिया है मान लीजिए मैं यहाँ से, एक प्लेट है, यहाँ से मैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, वो जो वैल्यू बताती है वो है फाई, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे ई डॉट ए होता है, या इसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा होगा, यहाँ पे जो थीटा होगा बेसिकली वो एंगल बिटवीन ए एंड ई का होगा, एंगल बिटवीन ए एंड ई का होगा दोस्तों, ठीक है। और जो फाई होता है बेसिकली यहाँ पे जो लाइन लिखना है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, फाई कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है दोस्तों, ठीक है। फाई कैसा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, ताला को तोड़ेंगे और इसे जादू से जूम कर देंगे दोस्तों, जूम कर दिया, लीजिए। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फाई नेट जो होता है ये इनक्लोज सरफेस में ई डॉट ए हो जाता है, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाए दोस्तों, ठीक है, समझ गए। गॉस लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट डी फाई बराबर ई डॉट डी ए हो जाता है। गॉस लॉ की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लॉ गॉस लॉ। बेसिकली अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वो गॉस लॉ ने एक सिमेट्री बस लाइन मतलब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया और उसे बता दिया कि ये गॉस लाइन है, और उसी से हम बता सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, समझ गए, समझ गए कि नहीं। बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द टोटल फील्ड लाइन, द टोटल फील्ड लाइन, ठीक है, द टोटल फील्ड लाइन, सॉरी द, यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट मैं वही देख रहा था, ये बेसिकली द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक
flux through a closed surface 3D is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. बेसिकली जो यहाँ पे एक इनक्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये चार्ज रहेगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, उसको जो कवर किया है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा, वही होता है फ्लक्स। बेसिकली इन्होंने फ्लक्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? फ्लक्स के बारे में। कैसे? कि उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बीच में जो अगर इलेक्ट्रिक वहां पे चार्ज आ रहा है, जितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। ठीक है, यही बताया उन्होंने। जैसे यहाँ पे देख, क्यू क्यू नेट जो होता है क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, टू क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कई सारे चार्जेस हैं। मान लीजिए यहाँ पे कई सारे क्या हैं? चार्जेस हैं दोस्तों। यहाँ पे कई सारे चार्जेस हैं। यहाँ पे कई सारे 3-4 चार्जेस हैं। ठीक है, 3-4 चार्जेस हैं और इसे मैं एक गॉस लॉ बना दे रहा हूँ, एक ऐसे गॉस लाइन बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि फ्लक्स की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू जो होती है, जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 टोटल जो होगी क्यू इन साइड 1 2 3 4 जितना चार्ज होंगे 4 अपॉन में 4 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। 4 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होगे दोस्तों। अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं ना दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है? फाई थ्रो अ क्लोज सिस्टम इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ सरफेस। दोस्तों जो फ्लक्स है वो डिपेंडेंट होता है शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस से, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके अंदर चार्ज कितना है। बेसिकली उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल है, उसका साइज आर है, 2R है, 3R है, कोई डिपेंड नहीं करता दोस्तों। लेकिन उसके अंदर कितना चार्ज है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बेसिकली 5 बराबर होता है क्यू इनसाइड अपॉन में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पता होना चाहिए। फाई जो फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट टू द शेप ऑफ द सरफेस। कोई भी शेप हो उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। ठीक है, सर्कल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, कोन हो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कितना चार्ज लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज 5 बराबर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कीप्स चार्ज विथ साइन इन अ गॉस लॉ। बेसिकली जब गॉस लॉ आप अप्लाई कर रहे हो तो जो चार्ज है उसको साइन के साथ आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, कीप चार्ज विथ साइन, समझ गए? और जो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं दोस्तों, जो चार्ज होता है, चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा फील्ड, और चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा फील्ड 3। समझिए? और यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव होगा आउटवर्ड के लिए और निगेटिव होगा इनसाइड के लिए दोस्तों। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स है तो आउटवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स है तो इनवर्ड फ्लक्स। द क्लोज सरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट चार्ज और दोस्तों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे वो एक सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए बेसिकली। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे जब निकालना होगा तो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूंगा, उसके इनसाइड में जितना चार्ज है उसके हिसाब से निकाल लेता हूँ दोस्तों। फ्लक्स, कितना फ्लक्स रहेगा बेसिकली, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दो Q1 Q2 इनसाइड है, Q3 जो है आउटसाइड में है। तो यहाँ पे देखिए Q जो नेट है, Q इनसाइड मतलब Q मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज सरफेस E डॉट डी ए बराबर Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेस वेदर इट इज इनसाइड द और आउटसाइड द। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे बेसिकली वो ऑल चार्जेस के लिए लेंगे, सभी चार्जेस के लिए, Q1 Q2 Q3 के लिए, सब के लिए। लेकिन जो फ्लक्स में जो रहेगा लेंगे दोस्तों, वो जितना इन साइड में चार्ज रहेगा उतना ही लेंगे बेसिकली दोस्तों। ठीक है,
क्यू इनसाइड ही लेंगे, Q1 प्लस Q2, समझ गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू द ऑल चार्जेस, सभी चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो नेट फ्लक्स होगा वो सिर्फ दो चार्जेस की वजह से ही आएगा दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं कंडीशंस ऑफ ड्राइंग ऑफ गॉसियन सरफेस, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस इट शुड बी क्लोज सरफेस, ये कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट कैसे होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। बेसिकली देख रहे हैं सिमेट्री होना चाहिए, वो जो वहां पे पॉइंट था वही की बात है। गॉस लॉ ऑल्सो वैलिड फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस बट नॉट यूजफुल, बेसिकली नॉट सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल जो पॉइंट होते हैं उनके लिए भी गॉस लॉ वैलिड होता है, लेकिन ये यूजफुल नहीं होता है, बेसिकली हम लोग के लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। गॉस सरफेस शुड नॉट पास थ्रू द एनी पॉइंट चार्ज, गॉस सरफेस किसी पॉइंट चार्ज से नहीं पास होता है, इट कैन पास थ्रू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही पास होता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। फाई बराबर क्लोज, यहाँ पे इंटीग्रेट क्लोज में ई डॉट डी बराबर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके, देखिए फाइव सिलेंडर की, जैसे यहाँ पे देखिए तीन सरफेस लिए हैं, वन टू और थ्री, तो Q1 के लिए जीरो हो जाएगा, Q2 के लिए जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और Q3 के लिए होगा तो यहाँ पे Q3 के लिए इंटीग्रेट ई डॉट डी ए लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट डी ए, इंटीग्रेट करेंगे तो जितना एरिया आएगा तो उसी हिसाब से हो जाएगा दोस्तों, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे आ जाएगा फाइव सिलेंडर के लिए E इक्वल टू टू पाई आर एल, इक्वल टू टू पाई आर इंटू एल हो जाता है, समझ गए कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव। अब एक मिनट, अब यहाँ से अगर यहाँ पे रखेंगे फाइव बराबर होता है क्यू इन साइड अपॉन सेल नॉट, तो यहाँ से एल एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। यहाँ क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू इन साइड को क्या लिख सकते हैं, एल इंटू लैम्डा, लैम्डा को बेसिकली लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते थे, क्यू इन साइड अपॉन में एल, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू को लिख सकते हैं एल इंटू लैम्डा, तो यहाँ पे एल इंटू लैम्डा नॉट, एल एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है टू के लैम्डा पॉन में आर हो जाती है, या लैम्डा पॉन में टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ये इसे लिख सकते हैं टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है। जब सिलेंडर होता है, सिलेंडर बेसिकली जब उसे पिचकाओगे तो वो एक इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगी दोस्तों, ठीक है, तो उसी का वैल्यू एज इट इज जो इनफाइनाइट वायर का होता है वैसे ही हो जाएगा, टू के लैम्डा बाई आर हो जाएगा दोस्तों, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ताला तोड़ेंगे उसे जूम कर लेंगे। अब हम कुछ ग्राफ के बारे में बात कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, और इसका कुछ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। फाइव सिलेंडर फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री की बात करेंगे। ई डॉट यहाँ पे एक दो तीन सरफेस हैं, ई डॉट ई ए फाइव वन की वजह से ई इंटू ए, फाइव टू की वजह से ई इंटू ए, फाइव थ्री की वजह से ई जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जो टोटल फ्लक्स आएगा टू ई इंटू ए आ जाएगा, तो यहाँ पे फाई जो होता है क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्यू इनसाइड को जहाँ पे यहाँ पे सीट है तो इसे हम एरियल में लिख सकते हैं। एरिया के लिए दोस्तों वहाँ पे सिग्मा यूज करते हैं, तो क्यू इनसाइड होता है बेसिकली एरिया के लिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिग्मा अपॉन में होता है क्यू अपॉन में क्यू अपॉन में एरिया, तो यहाँ पे क्यू सिग्मा इंटू ए लिख दिए हैं, क्यू इनसाइड को क्या लिख रहे हैं, सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ए कट जाएगा, तो यहाँ पे ई बराबर आ जाएगा दोस्तों, प्लेन शीट के लिए ई बराबर आएगा सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है दोस्तों, समझ गए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, या सॉलिड हॉलो या स्फेरिकल सेल की बात करते हैं। नोट ऑल द चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब सारे चार्ज कहाँ रहेंगे, सरफेस पे ही लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर सरफेस पे चार्ज लाई करेंगे तीन साइड में चार्ज कोई होगा ही नहीं, तीन साइड में चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। आर अगर लेस देन है कैपिटल आर से, मतलब इस रेडियस से, इसका रेडियस है आर, रेडियस है आर, आर उससे अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी दोस्तों, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की बात करते हैं, आर इज ग्रेटर देन आर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, जो बाहर वाला डिस्टेंस लिए रहेंगे उसका। अगर सरफेस की बात करेंगे, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो उसका रेडियस रहेगा। तो इन साइड में जीरो, अगर ग्राफ बनाएंगे इन साइड में जीरो आ रहा है, ध्यान से देखिए इन साइड में क्या है, जीरो आएगा, और राइट साइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन पे आ जाएगा, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों। समझ गए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग या डाई इलेक्ट्रिक सर्फेस की बात करते हैं। जैसे नॉन कंडक्टिंग है, डाई इलेक्ट्रिक सर्फेस, इंसुलेटर या सॉलिड स्फीयर के यूनिफॉर्म। अगर आउटसाइड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जब डिस्टेंस आर पे रहेगा। अगर सरफेस बात करेंगे तो ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसका रेडियस के स्क्वायर। अगर लेकिन इन साइड बात करेंगे तो यहाँ इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो नॉन कंडक्टिंग होता है उसका चार्ज जो होता है सारे सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब आ जाता है दोस्तों, इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर इंटू आर क्यूब। आर जो होता है जो डिस्टेंस होता है, और आर क्यूब जो होता है उसमें जो उसका डिस्टेंस दिया रहता है, इसका जो नॉन कंडक्टिंग का दिया रहता है बेसिकली, ठीक है, समझ गए। या इसे लिख सकते हैं इक्वल टू रो आर अपॉन में थ्री एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता है, रो बराबर, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, इन साइड में इंक्रीज कर रहा है, आर यहाँ पे है तो इन साइड में इंक्रीज करेगा अप टू 10 चार्ज, फिर डिक्रीज करेगा बेसिकली, समझ गए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे, बेसिकली वही वाला पॉइंट है यहाँ पे समराइज किया गया है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए प्लेन सीट है, इसकी वजह से चार्ज की यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, तो ई इक्वल टू वन आएगा, वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे दूसरा चार्ज दिया तो सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। E1 का जो सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट होगा, E2 में जो होगा सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन इन दोनों को इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे देखो, तो ये आएगा 1:1, ठीक है, एक कंडक्टिंग है एक नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है, समझ गया कि नहीं। अगर एक कंडक्टिंग ले रहे हैं एक नॉन कंडक्टिंग ले रहे हैं, कंडक्टिंग के उसका सरफेस पे रहेगा, और नॉन कंडक्टिंग के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो वहां पे भी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे टू लगाना भूल गया, और यहाँ पे भी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सियल शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वहां पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 आ जाएगा, दो डाइपोल के बीच का जब पूछे तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। बेसिकली यहाँ पे एक चीज और पूछता है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए एक ऐसा रॉड दिया है, इसके ऊपर चार्ज कुछ प्लस 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसके ऊपर कुछ माइनस 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 माइनस, इसका लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है। अब यहाँ पे पूछेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए इसका क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर होगा 2k लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 अपॉन में आर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। ये फॉर्मूला आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे और पूछता है दोस्तों, एक चीज और पूछता है, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। क्या पूछता है कि अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके ऊपर प्लेस कर दिया है, मान लीजिए ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसे कुछ लगा है, यहाँ पे चार्जेस हैं, और यहाँ पे चार्जेस हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया, तो वहां पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी क्या होगी, वहां पे फोर्स की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इक्वल टू हो जाएगा, और के इक्वल टू हो जाएगा वहां पे Q1 Q2 अपॉन में आर, जो इसका डिस्टेंस का सेपरेशन यहाँ पे मान लीजिए आर है, ठीक है, आर माइनस टी प्लस टी बाई रूट में ये हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे ये कैपेसिटर्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका डिस्टेंस अगर मान लीजिए निकालने को बोले, तो यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी, मतलब डेंसिटी दो डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी 1 अपॉन में डेंसिटी 1 माइनस डेंसिटी 2, ठीक है। ये है डेंसिटी ऑफ बॉल। मान लीजिए एक बॉल दिया गया है, लिक्विड है, उसमें ड्रॉप कर दिया, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। बॉल, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी है, डेंसिटी
ये क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल हो जाएगा, ठीक है। तब वहां पे के की वैल्यू आप निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन एंगल चेंज नहीं करना है बेसिकली दोस्तों, ठीक है। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच रहा है दोस्तों, वो मैं बताना चाहूंगा। मान लो चार्ज इनसाइड क्या है, जीरो है। चार्ज इनसाइड क्या है, जीरो है। अगर मान लो चार्ज इनसाइड जीरो है तो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पे फाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मस्ट बी है जीरो, मस्ट बी जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो, में बी जीरो, और मे नॉट बी जीरो, और मे नॉट बी जीरो दोस्तों। समझ गए? आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं दोस्तों, नहीं नहीं। कहीं पे होता है जहां पे चार्ज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। समझ गए? तो वहां पे जो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आई होप सब समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया दोस्तों, तो चलिए आपको नए पेज की तरफ ले चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे बढ़िया बढ़िया सा, प्यारा प्यारा सा थैंक यू देना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू देना चाहूंगा, और ये थैंक यू बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि साल का, नए साल का ये पहला थैंक यू होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और एक प्यारी सी स्माइल देना चाहूंगा बेसिकली। लेकिन यहाँ पे ये स्माइल बन तो जाए पहले, ठीक है। अब बन जाएगा, अब तो बन जाएगा ना दोस्तों, ठीक है। प्यारी सी स्माइल बोलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। गॉड आपको शक्ति दे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, जो आपने नए नए साल का रेजोल्यूशंस बनाए हैं, नए नए साल का जो प्रण लिया है, वो आपका सफल हो, और आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेसिकली आप अपना ध्यान रखिए और अपना पेरेंट्स का ध्यान रखिए बेसिकली दोस्तों। और उसी में आपको जो अंदर से, मन के जो अंदर से जो सुकून है दोस्तों, वो मिलेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों।